मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जालिम बहू। बर्तनों के ज़ोर ज़ोर से पटकने की आवाज़ दिवाली के पटाखे की तरह बाहर तक आ रही थी। आज आरती का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि आज उसके काम वाली बाई छुट्टी पर जो थी और वह कल आएगी भी या कल भी छुट्टी पर रहेगी। अभी तक को आरती को यह भी पता नहीं था। दरअसल बाई की सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने गांव गई हुई थी। आरती ने कहा भी तो था कि कोई बात नहीं, अब तो तेरी सास की वैसे भी उम्र हो रही है, उसकी वजह से अपना काम क्यों छोड़ती है। लेकिन लक्ष्मी बाई ने उसकी बात को बीच में ही काट कर बोली, मेम साहब, अगर मेरा काम छूट भी गया तो मुझे दूसरा काम तो मिल ही जाएगा, पर अगर मेरी सास मेरे जाने से पहले ही मुझे छोड़ गई तो ना तो मैं उन्हें दोबारा कभी बोलते हुए देख पाऊंगी और ना ही कभी उनकी आवाज़ सुन पाऊंगी, ना अपने मन की बातें उनसे कह पाऊंगी। और वैसे भी मेरी सास मुझे बहुत प्यारी हैं। आखिर शादी के बाद उन्होंने ही मेरा इतना ख्याल रखा था, और जब मेरी बारी आई तो मैं उन्हें उनके अंतिम समय में अकेला नहीं छोड़ सकती। आप देख लीजिएगा मेम साहब, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको कोई और काम वाली बाई मिल जाए मेरे आने से पहले तो आप उसे रख लेना। मेरा नहीं पता अभी कुछ भी कि मुझे कितने दिन लग जाएंगे, पर कम से कम 4 दिन तो मान के चलो। लक्ष्मी बाई अपना काम निपटा कर चली गई और इधर आरती सोच में पड़ गई कि आखिर वह कैसे करेगी सब कुछ, और अपने सास के लिए लक्ष्मी बाई अपना काम धाम सब छोड़ने को तैयार है। कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। उस बूढ़ी सास के लिए अपने बच्चों के पेट पर लात मारकर चली गई गंवार कहीं की। आज के बाद यह इस घर में आई भी तो मना कर दूंगी। काम करती करती आते बड़बड़ा रही थी। यह गरीब लोग भी ना सच में बेवकूफ़ होते हैं, तभी तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। किचन का काम करके जैसे ही आरती फ्री हुई, उसे अपनी पड़ोसन का फ़ोन आ गया कि वह उसके लिए एक काम वाली ढूंढने में मदद करे, क्योंकि वह अकेले घर का काम 4 दिन भी नहीं संभाल सकती थी। वह अपना काम करके आराम करने लगी, तभी उसके बच्चे आ गए और वह फिर से उसके लिए खाना पीना बनाने लग गई। आरती के 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़कियां थीं। स्कूल से आते ही दोनों भूख भूख चिल्लाने लगीं। आरती, जो अभी भी आराम करने लगी थी, फिर से उठकर काम में लग गई। 2 दिन में ही आरती की हालत खराब हो गई और वह काम वाली बाई ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि घर का काम उसके बस का नहीं था। वह अगले दिन बाजार से सब्जियां लेने गई और वहां पहुंचकर उसने सब्जियां खरीदना शुरू किया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसे सब्जियां कैसे कैसे लेनी है। अब तो हद ही हो गई थी। वह बाजार से जैसे तैसे सब्जियां लेकर निकली और ऑटो में बैठने लगी। जब वह ऑटो में बैठकर अपने घर वापस आ रही थी तो उसने वहां सड़क पर खड़े हुए एक बुजुर्ग औरत को देखा, जिसे देखकर वह पूरी तरह सकपका गई। और अब वह घबराती हुई ऑटो चालक से बोली, भैया ऑटो यहीं रोक दो। भैया मैंने कहा ना यहीं रोक दो। अचानक से आरती के चिल्लाने पर ऑटो वाले ने वहीं ऑटो रोक दिया और बोला, क्या हुआ मैडम, आपने अचानक ऑटो क्यों रुकवा दिया। ऑटो रुकते ही आरती ऑटो से उतरकर पीछे की ओर दौड़ी, जहां उसने उस बूढ़ी औरत को देखा था। लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, वह औरत एक बाइक पर बैठकर वहां से जा चुकी थी और आरती की आंखें ओझल हो गईं। जब वह आरती को ही नहीं दिखी तो आरती और ज़्यादा बेचैन हो गई। वह इधर उधर देखती रही पर वहां कोई नहीं दिखा। आरती वापस जाकर उस ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद भी आरती सोच में डूबी हुई थी। उसे इस तरह देखकर ऑटो वाले ने पूछा, क्या हुआ मेम साहब, आपकी कोई रिश्तेदार थी क्या। आरती बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम चलाओ ऑटो। ऑटो वाला ऑटो लेकर घर की ओर चल दिया। आरती पूरे रास्ते ही नहीं बल्कि घर पर आने के बाद भी गहरी सोच में डूबी हुई थी, और घर पर आते ही वह सबसे पहले अपनी सास की तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी सास की तस्वीर को देखते हुए वह गहरी सोच में डूब गई और बीती यादों में खो गई।
जब वह शादी के बाद घर में आई थी, उसके कुछ समय के बाद उसने अपनी सास से बड़ी परेशान होने लगी। लेकिन उसकी सास उससे कुछ भी कहती तो उसे बुरा ही लगता। कभी कभी फ़ोन पर अपने भाई बहनों से तो कभी अपनी सहेलियों से बातें करती। वह हर समय अपनी सास को कोसती रहती थी। न जाने मेरे बाप ने मुझे कैसी जगह छोड़ दिया है, जिसे देखो बस अपना अपना सोचते हैं। इधर वह बुढ़िया है जो पूरे दिन जान खाती रहती है, और उधर पति की ना सुनो तो वह किस सिर पर नाचते हैं। आखिर करूं तो क्या करूं? कभी कभी तो मन करता है कि या तो इन लोगों को मार दूं या फिर खुद मर जाऊं। बड़बड़ाती हुई आरती काम में लगी हुई थी। दरअसल शादी के बाद भी आरती की सास सरला जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां आरती के सिर पर नहीं डाली। वे समझती थीं कि आरती अभी छोटी है इन सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। धीरे धीरे वह घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लगेगी। पहले उसे चूल्हा चौका संभालने देती हूँ। बस यही सोचकर सरला जी ने उसे घर की चाबियां और जिम्मेदारियां नहीं देकर केवल खाना पीना बनाने का काम सौंप दिया, जिससे आरती को बड़ी परेशानी होती थी। आरती को खाना बनाना तो कभी पसंद था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती और खाना बनाती बनाती बड़बड़ाती रहती। एक दिन जब वह खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी, तब सरला जी ने उसकी सारी बात सुन ली और उन्होंने आरती को अपने पास बुलाकर कहा, आरती बेटा, अगर तुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता तो मुझसे बता दिया होता। मैं तुझे खाना बनाने का काम क्यों देती? कोई बात नहीं, कल घर के छोटे मोटे काम तुम संभाल लिया करना, बाकी खाना पीना मैं खुद संभाल लूँगी। बस मेरी थोड़ी बहुत मदद किया करना। आरती भी अपनी सास की बात सुनकर बड़ी खुश हुई, और अब तो वह अपनी सास का हाथ बटाने लगी थी, और उसकी सास भी खाना पीने का सारा काम संभाल लेती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी। सरला जी आरती को सारा काम सिखाना चाहती थी, लेकिन आरती कुछ भी नहीं सीखना या करना चाहती थी। अगर उसे सीखने या करने को कह दिया जाता तो वह तो शुरू हो जाती कि कहाँ, इस घर में तो मुझे मुफ्त की नौकरानी बनाकर लगाया गया है। मैं तो यहाँ आई ही तुम्हारे काम करने के लिए हूँ, बस पूरे दिन तुम्हारी रोटी कपड़े में लगी रहूं। मेरी अपनी तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं। उसकी इन सब बातों को सुनकर भी आरती जी सरला जी से कुछ न कहती। अब सरला जी ने आरती से कहना भी काम करने के लिए छोड़ दिया था। वह सारा काम खुद ही संभाल लिया करती। लेकिन एक दिन छत पर पानी गिरा हुआ था, जिस पर पैर फिसलने से सरला जी नीचे आ गिरी। उनकी चीख सुनकर घर के सभी लोग वहां एकत्र हो गए। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनके हाथ की कलाई वाली हड्डी टूट गई है और कमर की हड्डी में भी बल आया है। हल्का सा फ्रैक्चर आया है, इसलिए सरला जी को डॉक्टर ने महीने भर की कंप्लीट बिस्तर पर रेस्ट बोला है। घर का सारा काम उसे करना पड़ता था। ऐसे में उससे कोई छोटे मोटे काम के लिए बोल दो तो बस उसका तो पारा और चढ़ जाया करता। अब आरती के पति विकास ने उसी सुविधा के लिए एक काम वाली बाई रख दी, जो सुबह आकर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम निपटा जाया करती थी। लेकिन आरती को तो खाना बनाना भी बहुत बड़ा काम लगता था, और ऐसे में सरला जी का काम भी बढ़ गया था। उन्होंने नहलाना, उनके कपड़े बदलना, सर धुलना, नाश्ता कराना जैसी चीज़ें अब फिर से एक और फुल टाइम केयर टेकर को सरला जी के लिए वह पूरा ध्यान रखती। अब आरती के लिए केवल उसके घर का काम ही रह गया था, जिसके लिए उसके पति ने एक काम वाली बाई लगाई हुई थी। लेकिन फिर भी आरती को इन जरा सी बातों से इतनी परेशानी होती थी कि बस क्या ही पूछो। एक दिन सरला जी सोकर उठी तो उन्होंने आरती को आवाज़ लगाई, आरती बेटा, मेरे लिए एक गिलास में गर्म पानी दे दो। सरला जी रोज़ सुबह उठकर गर्म पानी पिया करती थी, और आज सरला जी की केयरटेकर छुट्टी पर थी, इसलिए सरला जी ने आरती को आवाज़ लगाई। आरती ने इन्हें पानी दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। 8 बजे के आसपास सरला जी ने आरती को आवाज़ लगाते हुए कहा, आरती बेटा उठ जा, तुझे बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है, और विकास भी ऑफिस जाएगा, तुझे उसके लिए भी लंच पैक करना है। उठ जाओ, वरना पूरा दिन तुझे काम में निकल जाएगा।
आरती बड़बड़ाती हुई उठी, इस घर में पूरा दिन बस काम काम, यही सारा काम रहता है। आरती बड़बड़ाती हुई उठ गई और किचन में जाकर लग गई। किचन में नाश्ता वगैरह बनाकर सबको नाश्ता कराया और सब अपने अपने काम पर निकल गए। विकास ने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया और खुद ऑफिस चला गया। घर पर सरला जी और आरती ही थी। आरती आज फिर से अपने किचन का काम करती हुई बड़बड़ा रही थी। भगवान जाने कब ठीक होगी यह बुढ़िया। अब तो कितने दिन हो गए पड़े पड़े, पता नहीं इतनी चोट लगी हुई है या वैसे ही ड्रामा बनाए पड़ी है। भगवान जाने कब उठेंगी। एक मैं हूँ जो पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और एक वह महारानी है पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरा तो कभी कभी ऐसा दिल करता है कि बस कोई रास्ता मिल जाए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का, तो सब ठीक हो जाए। आरती ने किचन खत्म किया और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। 11 बज चुके थे और अब तक झाड़ू बर्तन करने वाली भी आ चुकी थी। सरला जी ने आरती से कहा, तुम आपने अभी तक मुझे खाना के लिए कुछ नहीं दिया है। अगर फ्री हो गई हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है बेटा। आरती उठी और तेज कदमों से किचन के सेब काट कर ले आई और अपनी सास के आगे लगभग पटकते हुए बोली, लो खा लो, वैसे भी बहुत कमजोरी है ना, दूर हो जाएगी। तब सरला जी अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए आरती से बोली, आरती बेटा 1-2 दिन की बात है, मेरी केयर टेकर वापस आ जाएगी और फिर मजबूरी नहीं होती तो मैं भी यहाँ बैठी नहीं होती। मजबूरी है और परिवार में कभी कभार ऐसी मजबूरी आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तब आरती अपनी सास से बोली, बड़े पड़े खाने को मिल रहा है ना, फिर फालतू के लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है। जब इंसान को कुछ ना करना पड़े और उसे सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाए तो वह इसी तरह के भाषण देता है जैसे तुम दे रही हो। कुछ करना धरना है नहीं, फालतू में ज्ञान देने चले आते हैं। फिर से बुदबुदाती हुई आरती अपने कमरे में चली गई। उधर विकास की कंपनी में विकास की अपने किसी सीनियर ऑफिसर से बहस के चलते कंपनी से उसे निकाल दिया गया और अपना लटका समूह लेकर घर वापस आया तो उसकी उदासी देखकर सरला जी ने उसे अपने पास बिठाया और बोली, क्या हुआ विकास, तो इतना परेशान क्यों है? कोई बात तो मुझे है बता। तब विकास सरला जी के पास आकर बैठा। उनका हालचाल पूछने के बाद विकास ने उन्हें बताया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। विकास बोला, माँ मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे सीनियर्स ऑफिसर मुझे बिना किसी बात के मेरे जूनियर्स के सामने भला बुरा कह रहे थे, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में मेरे मुंह से 1-2 बातें निकल गईं। फिर क्या था, मुझे तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया। पर आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। जैसे परिवार पर मुसीबतें और ज़्यादा पड़ गई थीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही विकास के पिता की मृत्यु हुई थी, जो कि एक बीमारी के कारण हुई थी और उनकी बीमारी के कारण विकास ने पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। इसलिए उसके लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढना और भी ज़्यादा ज़रूरी था। जब रात हुई तो विकास ने आरती को सारी बात बताई और अपनी मजबूरी बताते हुए विकास ने आरती से कहा, आरती क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? आरती सवालिया नज़रों से विकास की ओर देखती हुई बोली, मैं भला तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? विकास बोला, इस वक्त मेरी मदद अगर कोई कर सकता है तो वह तुम हो। आरती विकास की ओर देखती रही और बोली, मैं समझी नहीं विकास, आप क्या कहना चाहते हैं? तब विकास ने आरती को बताया, आरती मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी करो, बस 1-2 महीने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी ढूंढने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसे में मैं केयर टेकर और काम वाली दोनों को रखता हूँ तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है। पापा के इलाज में पहले ही सारे पैसे खर्च हो गए। इस पर आरती विकास का साथ देने के बजाय भड़कते हुए बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था जब तुम अपने बूढ़े बाप पर पैसे लुटा रहे थे। मैंने कहा था कि पैसों को बचा कर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान का मरना तो तय ही है, आज नहीं तो कल मरना तो है ही। फिर भी तुमने मेरी एक ना सुनी और अपने बाप पर इतने पैसे उड़ा दिए।
विकास अब थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी मजबूरी भरी हालात बता रहा हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो इस बात के लिए कि मैंने अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे दिए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शायद तभी तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो। अरे मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं उनके लिए यह सब नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और जहाँ एक बात रही मौत की तो वह तो एक दिन सबको ही आनी है, और यह बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूं, या फिर अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी ना करूं। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के लिए किया। मेरा धर्म था कि मैं पूरी कोशिश करूं कि उन्हें किसी भी तरह बचा सकूं। शायद मेरा और उनका साथ ही नहीं था, और ईश्वर ने जो सोचा था वही हुआ। मुझे फालतू में ज्ञान मत बांटो, बस इतना बताओ कि काम क्या करना चाहते हो। साफ साफ शब्दों में कहो कि क्या कहना चाहते हो। आरती ने थोड़ा तेजी में कहा तो विकास बोला, साफ साफ सुनना चाहती हो तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 महीने के लिए तुम खुद से माँ का ध्यान रख लो, या फिर घर के सारे काम संभाल लो, क्योंकि हमें अगले महीने के लिए भी पैसे बचा कर रखने हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सोच कर चलना पड़ेगा। और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस घर के ही तो काम है और माँ का ध्यान रखना है। आरती अपना मुंह सिकुड़ते हुए बोली, अच्छा बस घर का काम और तुम्हारी माँ का ध्यान रखना है? तुम ऐसे तो खुद हो और ऐसे ही तुमने मुझे नौकरानी बना रखा है। बस पूरे दिन कामों में लगे रहो, और अभी तक जो समय मिल जाता था आराम का अब तो वह भी नहीं मिल पाएगा। बस तुम्हारी माँ के कपड़े धोऊं तो उन्हें भी खाना खिलाऊं, मेरा तो दिन में यही हाल है। तो फिर मैं भला 1-2 महीने कैसे संभालूंगी? इस पर विकास ने कहा, ठीक है बाबा, 2 महीने नहीं तो बस 1 महीने सही। मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने में कहीं से भी नौकरी ढूंढ लूँगा। बस 1 महीने के लिए थोड़ा मैनेज कर लो। विकास ने लगभग विनती करते हुए आरती से कहा। आरती इस बार मना नहीं कर पाई। वह मन मारते हुए बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, और अपनी माँ को समझा देना कि मुझसे ज़्यादा मीन मेक ना निकाला करे। जैसा दे दूँ बस चुपचाप वैसा खा ले, ज़्यादा 3-5 ना करा करे। विकास ने आरती को शुक्रिया बोलते हुए कहा, थैंक यू सो मच आरती। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। मैं तो सुबह से सोच सोच में परेशान हो रहा था कि तुम कैसे मानोगी, पर फाइनली तुम मान ही गई। आरती को तो जैसे आफत आ गई, और सच में उस पर काम का दबाव पड़ रहा था, लेकिन मजबूरी भी ऐसी थी कि और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। और बेचारी सरला जी भी अपने जितने काम संभव होते उतना खुद ही कर लिया करती, जैसे ब्रश करना, एक हाथ से खाना खाना। लेकिन वह खाट से उठ नहीं सकती थी, इसलिए ज़्यादा काम नहीं करवा पाती थी। पर इस मुश्किल घड़ी में वह भी जानती थी, हो सके उनसे जितना सहयोग करती थी, और आरती उनसे पूरी तरह उबता चुकी थी। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और पूरी आरती का बर्ताव अब तो पूरी तरह बदल चुका था। आरती अपनी सास से बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करती, हमेशा बुढ़िया बुढ़िया कहती रहती। यदि सरला जी किसी काम से आवाज़ लगाती तो कई बार वह आवाज़ सुनकर भी टाल दिया करती। यह सब सरला जी को भी समझ आ रहा था, लेकिन वह क्या करती, मजबूर थी। बेचारी सब कुछ सहन कर रही थी। आरती पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा जाती है। यही सोचकर खुद को बहला लिया करती। आरती जब बाजार जाया करती तो वहाँ उसे एक औरत मिल जाया करती, जिससे उसकी 2-3 मुलाकात में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह उसे अपने परिवार की बातें साझा कर लिया करती। उसने अपनी सास की हालत में बारे में बताया, और अपनी हालत के बारे में भी उस औरत के बारे में बताया। उसे बताया कि किस तरह से उसके ऊपर काम का बहुत दबाव आ गया है। तो उसे आरती ने को एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उस औरत ने आरती को कहा कि आरती, यदि तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो
तो अपनी सास को रास्ते से ही हटा देना चाहिए। इससे आरती की सारी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी और दिन भर उसे किसी की किटकिट भी नहीं सुननी पड़ेगी। यहाँ तक कि उनके खर्चे में भी कमी आ जाएगी। शुरू में जब उस औरत ने आरती से यह कहा तो आरती को यह बहुत ही बेकार सुझाव लगा, लेकिन जब वह घर आई और घर आकर अपने कामों में लगी, तब वह भी इस बारे में सोच रही थी जो बाजार में मिलने वाली उस औरत ने आरती से कहा। और आरती सोच में डूबी रही और अगली बार जब वह उस औरत से फिर से मिली तो उसने उनसे पूछा कि तुमने मुझे यह तो कहा कि मैं अपनी सास को रास्ते से हटा सकती हूँ, पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, और अगर गलती से मेरे पति को पता चल गया तो वह तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब उस औरत ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, मैंने भी अपनी सास को ऐसे ही ठिकाने लगवाया था, वैसे भी मेरी ज़िंदगी में रोड़ा बनी हुई थी। उस औरत की बातों में आकर आरती अब एक गलत दिशा में ही मुड़ पड़ी। आरती को तो लग रहा था कि वह ऐसा करने से सभी कामों से आज़ाद हो जाएगी और उसके साथ उसे किसी की तीमारदारी भी नहीं करनी पड़ेगी, बस अपना काम निपटा कर आराम करेगी। बहुत सोचने समझने के बाद आरती को एक आइडिया आया। उसने रेगुलेटर को खुला छोड़ दिया और खुद बाजार में सब्जियां लेने चली गई। उसकी सास घर पर अकेली थी और उन्हें अंधेरे से बहुत परेशानी भी थी, इसलिए आरती जानबूझकर घर की सारी लाइट बंद करके शाम के समय बाजार निकली और अपनी सास के सिरहाने माचिस रखकर चली गई। शायद ईश्वर को उस वक्त यही मंजूर था। अब तक अपनी बहू के बर्ताव को देखते हुए सरला जी संभव हो या ना हो हमेशा ही कोशिश करती कि अपना काम वह खुद ही कर लिया करें। जब आरती बाजार गई तो उससे कुछ देर पहले ही सरला जी उससे पानी मांग रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब आरती ने उनकी बात सुनकर भी उन्हें पानी नहीं दिया। पानी लेने के लिए मधु जी एक पैर के सहारे कुछ दूर पर रखे डंडे को उठाकर उसे अपने सहारा बनाकर किचन तक पहुंची। पर शायद इस दिन किस्मत आरती पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। जुकाम के कारण सरला जी कुछ ना सूंघ पाई और बेचारी जैसे ही पानी गर्म करने के लिए गैस जलाने लगी, वैसे ही किचन में ब्लास्ट हो गया और पूरे किचन में आग लग गई। पूरा घर धुआं धुआं हो गया। जब आरती बाजार से लौटी तो वह उस धुएं को देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुसीबत की जड़ अपने आप खत्म हो गई। अब उसे उसकी सास के रोज रोज की किटकिट नहीं सुननी पड़ेगी। मन ही मन आरती अपनी खुशी को दबाती हुई अपने घर की ओर दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और आसपास के लोग आरती के घर के पास आवाज़ सुनकर आ गए थे, जिन्हें देखकर आरती और दहाड़े मार मार कर रोने लगी और ऐसा दिखावा करने लगी कि वह अपनी सास को बचाने के लिए मरी जा रही हो। वह अपने घर में बार बार जाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। शाम हुई और अब तक विकास भी वापस लौट चुका था, जो कि अपना काम मिलने की खुशी में बहुत खुश था। दरअसल जब से नौकरी छूटी थी, विकास डेली किसी न किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आता और आज सुबह भी विकास नौकरी ढूंढने ही गया था और वह अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर वापस आया था, क्योंकि आज उसे नौकरी मिली थी। जैसे ही उसने अपने घर के आगे इतनी भीड़ देखी तो वह अपने घर की ओर दौड़ा। पास जाकर देखा तो उसके घर में आग लगी हुई थी और आरती चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और अपनी सास को पुकार रही थी, जिसे देखकर विकास हड़बड़ा गया। वह घबराते हुए बोला, आरती यह सब क्या हुआ है और माँ कहाँ है? तब आरती ने रोते रोते घर की ओर इशारा कर दिया जहाँ अभी भी धुआं ठहरा था। विकास ने जैसे ही घर की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई और वह अपनी माँ को बचाने के लिए घर की ओर दौड़ा, लेकिन पड़ोसियों ने उसे भी पकड़ लिया तो वह चिल्लाता रहा, रोता रहा, अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ खड़े हुए पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को भी अब तक आ चुकी थी। घर में लगी आग को बुझाया गया और जैसे ही सबने अंदर जाकर देखा तो किचन में एक महिला की लाश पड़ी है, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। किचन में कुछ काम कर रही थी, जिसके कारण उसकी यह दशा हो गई। अब तो विकास का रोते रोते बुरा हाल था।
और उसकी बेबी आरती झूठ मूठ का दिखावा कर रही थी। ऐसे ही समय बीता। सरला जी की 13वीं कर दी गई और अब आरती और उसका पति विकास दोनों उसी घर में खुशी खुशी रह रहे थे। समय के साथ साथ विकास ने भी अपने दुख को भुलाना चाहा और फिर विकास और आरती के बच्चे बड़े हो रहे थे और यह सब बच्चों के सहारे ही संभव था, जो विकास इतना बड़ा दुख को भुला पाया था। विकास की नौकरी पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छी जगह लगी हुई थी, इसीलिए किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आई थी। विकास ने एक काम वाली बाई लगाई हुई थी जो कि घर के लगभग सभी काम कर दिया करती थी। बच्चों के कुछ कामों को आरती निपटा दिया करती। बस कुछ दिनों के लिए काम वाली लक्ष्मीबाई अपने घर गई हुई थी, जिसके कारण आरती को बाजार जाना पड़ा और उसने वहां पर एक बूढ़ी औरत को खड़े हुए देखा था। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ ने उसे ऐसे नींद से जगा दिया। स्कूल से आकर बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी खुद को संभालती हुई आरती बोली, जिस इंसान का अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया, आखिर वह वापस कैसे आ सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। ज़रूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मन ही मन खुद को समझाती हुई आरती बाहर चली गई। वह जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। जब वह खाना बनाने के लिए किचन में गई तो पुरानी सारी बातें उसके दिमाग में घूम गईं कि उसकी सास जब यहाँ खाना बनाने आई होंगी या किचन में कुछ काम करने आई होंगी, तब हुए ब्लास्ट के कारण उनकी जान चली गई। जिसका अंतिम संस्कार हमने अपने हाथों से किया, तो वह आखिर जिंदा कैसे हो सकती है? इस सवाल ने आरती को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वह ना कुछ खा पा रही थी और ना ही कुछ पी पा रही थी। शाम को विकास जब ऑफिस से लौटा तो उसने नोटिस किया कि आरती आज बहुत खोई खोई है। विकास ने आरती को छेड़ते हुए कहा, आरती क्या हुआ, बड़ी परेशान हो या फिर से तुम्हारी काम वाली बाई तुम्हें छोड़कर चली गई इसलिए दुखी हो? विकास और उसकी छोटी बेटी हंसने लगे, पर आरती के चेहरे से तो हंसी कोसों दूर थी। विकास को लगा शायद कोई सीरियस बात है। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तब विकास ने दोबारा आरती से पूछा तो आरती ने बताया कि मैंने आज सुबह बाजार में मम्मी जी को खड़े हुए देखा। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक वह जा चुकी थी। देखते ही देखते वह मेरी आंखों से ओझल हो गई। विकास इस बात को सुनकर बिल्कुल चौंक गया। उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव आ गए। वह खुश इसलिए था कि उसके मन में आस जाग गई कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि आखिर कोई व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार उसने अपने हाथों से किया था, वह जिंदा कैसे हो सकता है? और अगर उसकी माँ जिंदा थी या जिंदा है तो वह अब तक अपने बेटे से क्यों दूर है? अपने घर क्यों नहीं आई? विकास भी इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो गया और यह सवाल उसने अपने मन में आने लगे। फिर आरती ने खुद ही सोचा कि विकास यदि अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा तो क्या होगा? फिर से उसके साथ उसकी सास उसके सर पर आ जाएंगी। आरती तो मन ही मन यह सोचकर खुश थी कि चाहे जैसे भी हो, उसकी सास अगर जिंदा भी है तो वह घर तो नहीं आ रही, और ना ही विकास से कुछ कहने की कोशिश की। इसका मतलब जैसे आरती को चाहिए था, उसकी जिंदगी तो बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। पति और बच्चे ही थे केवल अब उसकी जिंदगी में। आरती ने विकास को सोच की दुनिया से बाहर निकालते हुए बोला, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। तुम छोड़ो, इतना मत सोचो। हो सकता है कि कोई और मुझे लगा कि वह माझी है। विकास को भी लगा कि शायद आरती सही कह रही है। आखिर मरने के बाद कोई इंसान वापस कैसे आ सकता है? उसने भी सोचा कि शायद आरती को गलतफहमी हुई है। एक दिन विकास बालकनी में बैठा चाय पी रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर में छपी एक फ़ोटो पर पड़ी, जिसमें एक अनाथ आश्रम के बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा था। उन्हीं बच्चों के साथ विकास की माँ यानी कि सरला जी भी खड़ी हुई थी। यह सब देखकर विकास चौंक गया और आरती को आवाज़ लगाते हुए बोला, आरती, आरती जल्दी आओ, देखो माँ की फ़ोटो। माँ जिंदा है।
तुमने उस दिन जिन्हें देखा था वह माँ ही थी। विकास अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ और आरती से बोला, आरती हमें माँ को ढूंढना चाहिए। तब आरती बोली, जब तुम्हारी माँ ही घर नहीं आना चाहती तो तुम उन्हें क्यों ढूंढने में मरे जा रहे हो? अगर उन्हें आना होता तो वह पहले ही आ जाती। विकास बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आरती, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें माँ को ढूंढना ही होगा। हमें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि वह ब्लास्ट कैसे हुआ और उसके बाद माँ कहाँ चली गई। हमने जिनका अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी? अगर यह माँ है तो वह औरत कौन थी जिसका अंतिम संस्कार हमने किया? तुम चलो या ना चलो, मैं तो माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। न्यूज़पेपर में लिखे हुए एड्रेस पर विकास जा पहुँचा और वहाँ जाकर उसने वहाँ के मैनेजर से बात की जहाँ उन बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। विकास मैनेजर से बोला, सर अभी कल यहाँ पर फंक्शन हुआ था जिसमें यह बच्चे और महिला आई थी। अपनी माँ को न्यूज़पेपर वाली फ़ोटो दिखाता हुआ विकास बोला। तब मैनेजर ने कहा कि सर दरअसल कल यहाँ पर एक फंक्शन था जिसमें सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। अलग अलग से बच्चे आए थे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। विकास ने मैनेजर से बहुत मिन्नतें की। तब मैनेजर बोला, सर मुझे ऐसे तो याद नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आने वाले सभी लोगों का नाम और पता रजिस्टर में लिखा जाता है, तो आप एक बार रजिस्टर में चेक कर लीजिए। हो सकता है आप जिसे ढूंढ रहे हो उसका पता मिल जाए। विकास दौड़ता हुआ सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा और वहां जाकर रजिस्टर में उसने देखा कि सरला जी अपने साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी और वहां जो पता लिखा हुआ था वह एक अनाथ आश्रम का था। विकास पता लगाकर उस अनाथ आश्रम में पहुंचा, जहां जाकर उसने देखा कि वहां तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से एक बच्चा वही था जो न्यूज़पेपर में सरला जी के साथ था। विकास ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे सरला जी के बारे में जानना चाहा। तस्वीर देखते ही जब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन बच्चों ने भी बताया कि यह तो हमारी अम्मा जी हैं जो हमारा ध्यान रखती हैं, हमें नए नए कपड़े भी दिलाती हैं। विकास ने ऑफिस में जाकर देखा तो वहाँ पर अनाथ आश्रम के संचालक बैठे हुए थे। विकास ने उनसे सरला जी की तस्वीर दिखाकर उन्हें सारी सच्चाई बताई और बताया कि सरला जी मेरी माँ है, मुझ पर किसी भी तरह उनसे मिलना है, आप मुझे उनका पता दे दीजिए। पहले तो अनाथ आश्रम के संचालक ने मना कर दिया, फिर विकास के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने सरला जी के घर का पता दिया। विकास जब घर पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि देर तक बाहर ही रहती है और उसके साथ उसकी एक बेटी भी रहती है। विकास यह सब सुनकर चौंक गया, क्योंकि सरला जी की तो कोई बेटी ही नहीं थी। विकास ही उनकी इकलौती औलाद थी। फिर भी विकास ने खुद को संभालते हुए सोचा कि आज वह अपनी माँ से मिलकर ही रहेगा। वह वहीं घर के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। शाम होते होते गाड़ी उस घर के बाहर आकर रुकी, जिसमें एक 18-20 साल की लड़की निकली और बूढ़ी औरत निकली, जिसे देखते ही विकास माँ माँ चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, क्योंकि वह बूढ़ी औरत सरला जी थी। विकास उन्हें देखकर रोने लगा। वह रोते हुए बोला, माँ आप कहाँ थी? हम सबको लगा था कि आप हमें छोड़कर चली गई, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सही सलामत देखकर बहुत खुश हूँ माँ, बहुत ज़्यादा खुश। सरला जी ने भी विकास के सर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, मैं भी इतने साल बाद अपने बेटे को अपने सामने देखकर बहुत खुश हूँ। फिर कुछ सोचकर उन्होंने विकास को खुद से दूर किया और बोली, जब तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे जिंदा देखकर तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा ना, क्योंकि तुम्हारे तो अरमानों पर पानी फिर गया। तुमने जो सोचा था वह तो हुआ ही नहीं। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर विकास आश्चर्यचकित रह गया। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? अगर आप इतने दिनों से जिंदा थी तो आप घर क्यों नहीं आई? क्यों आप अपने बच्चों से दूर रही? बताइए माँ, आप घर क्यों नहीं आई? तब सरला जी तेज आवाज़ से बोली, क्यों आती मैं घर? इसलिए कि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मुझे फिर से मारने की कोशिश करो।
मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना। इसके बाद मैं वहाँ से भाग निकली, वरना शायद तुम दोनों मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ते। विकास अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूँगा? और आरती माँ तो आपके जाने से बहुत दुखी थी। हम दोनों को लगा कि शायद आप इस दुनिया में नहीं रही, और आज इतने वर्षों बाद जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो बस आपको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर आपने यह कैसे कह दिया कि मैं आपको मारना चाहता हूँ? बताइए माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? तब सरला जी ने विकास से कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया है? विकास बोला, माँ आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रहा। सरला जी ने विकास को उस दिन की सारी बातें बताना शुरू किया। जब उस दिन तू काम ढूंढने के लिए घर से निकल गया था, तब आंटी ने दोपहर तक मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। फिर दोपहर में सेब खिलाकर वह शाम के समय बाजार के लिए निकली, और मुझे उस समय बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने अपनी दोनों सहेलियों को बुला लिया जो कि वृद्धाश्रम में रहती थी। लेकिन जब तक वह आई, जब तक मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ। मैं धीरे धीरे लकड़ी के सहारे दरवाजे तक पहुँची। तब तक मेरी दोनों सहेलियाँ दरवाजे पर थीं। मैं जैसे तैसे बाहर तक पहुँची और जाकर दरवाज़ा खोलकर पीछे नहीं हट पाई कि दरवाज़ा खुलने से मैं नीचे गिर पड़ी और मेरे हाथ में लगी हुई चोट और ज़्यादा दर्द करने लगी। मेरी सहेलियों में से एक ने मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गई, और मेरी दूसरी सहेली यह कहते हुए घर पर रुक गई कि तुम डॉक्टर के पास होकर आओ, अगर पीछे से कोई आ गया तो सरला जी को कुछ परेशानी हो जाए, तब सरला जी परेशान हो जाएगा। जब तुम लोगों ने मेरे लिए बिछाया था, उसमें बेचारी मेरी सहेली जाकर भस्म हो गई। अगली सुबह जब मैं घर पहुंची तो तुम लोगों ने मेरी तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर बैठे थे। रिश्तेदार तो सब जा चुके थे, वहाँ केवल तुम और आरती थे। जब तुम उठकर अपने कमरे में चले गए तो मैं अंदर आ रही थी कि तभी मैंने आरती को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। कह रही थी कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुड़िया का काम तमाम हो गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। अब तो जैसा मेरा मन करेगा वैसे मैं करूँगी। रास्ता मेरा साफ हो गया है। सामने से दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर विकास को यह सब पता चल गया तो अब आरती ने उससे कहा कि अगर विकास को पता भी चल गया तो कोई बात नहीं, विकास मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आखिर अपने बच्चों के बारे में सोचकर मुझे माफ़ ही कर देंगे। और फिर विकास को बहलाना तो बहुत आसान बात है। इसकी सारी बातें सुनकर मैं वहीं से वापस आ गई और अपनी सहेली के साथ हम जैसे तैसे अपने जीवन यापन करने लगे। और जब यह मेरी बेटी है, मैं और मेरी बेटी इसी घर में रहते हैं। उस लड़की को अंदर जाने का इशारा करते हुए सरला जी बोली, बेटा तुम अंदर चलो, मैं भी आती हूँ। वह लड़की अंदर गई तो सरला जी ने कहा, दरअसल हमारे वृद्धाश्रम के जो मालिक हैं वह विदेश में रहते हैं और यह उनकी बेटी है। उनकी उम्र भी लगभग तेरी जितनी है। वह भी मुझे अपनी माँ के समान ही समझता है। उसने मुझे अपनी बेटी की और उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। वह कुछ दिनों बाद ही विदेश से वापस आएगा, तब मैं उसकी अमानत उसे सौंप दूंगी और अपने वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। विकास को शुरू में तो यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी इतना गिर सकती है। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ अगर आपकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है और आरती ने ऐसा सच में आपके साथ किया है तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। विकास पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और खुद भी अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुँचा। आरती अपनी सास को देखकर भौचक्की रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी सास को अपने सामने देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ पहुँची। आरती घबराकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में आरती ने अपना हर जुर्म कबूल किया और आज आरती जेल में पड़े पड़े अपने पाप की सज़ा भुगत रही है और विकास अपने बच्चों और माँ के साथ अपने घर में अधूरी सी जिंदगी जी रहा है। कहीं ना कहीं आरती की कमी तो उन्हें खलती है।
लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसके साथ गलत कामों की सज़ा दिलाना ज़रूरी था। साथ ही उस औरत को भी सज़ा दिलाना ज़रूरी था जिसने अपनी सास को इसी प्रकार मार डाला। और रचना ने जब पुलिस के सामने उसका जिक्र किया तो पुलिस ने उसे भी लपेटे में लिया। 10 साल की उम्र कैद के बाद वे दोनों आज़ाद हुई और इस कैद से रिहा होकर आरती जब अपने घर पहुंची तब तक उसने अपने सभी रिश्ते खो दिए थे। वह घर के अंदर आई तो लेकिन कोई भी नहीं था। उसने बात करना चाहा और न ही अपने आसपास देखना चाहता था, लेकिन क्या करते, जो रिश्ता ईश्वर ने बनाया था बस उन्हें निभा रहे थे। आरती ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, आरती ने जो अपनी सास के साथ किया उसकी सज़ा दिलाने के लिए विकास ने जो उसके साथ किया वह सही हो या गलत, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।